Right, so let's start with topic 3.814. So India invokes peace clause for the third time. ठीक है. So peace clause जब भी word आए तो you should उसको सीधा लिंक करना है with WTO. So अभी इंडिया का डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी को लेकर हम लोगों ने जो सीलिंग दिया हुआ था 10% का WTO ने वो एक्सीड कर दिया है. ठीक है. सो पीस क्लॉज किससे रिलेटेड है? ये WTO के अंदर एग्रीकल्चर पे कुछ छूट दिया हुआ है. ठीक है. वो छूट जो है वो 10% है कि आप 10% से ज्यादा आप सब्सिडी नहीं दोगे. अगर उससे ज्यादा आप एक्सीड करते हो तो फिर WTO के अंदर आपको फिर बाकी कंट्रीज ट्रैक कर सकते हैं केसेस के अंदर. ठीक है. सो वहां से बचने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज जो है ये पीस क्लॉज जो था ये WTO के जो समिट्स होता है उसके अंदर ये चीज लेके आए थे. ठीक है. सो इंडिया informed the WTO that the value of its rice production in 2021 was 45.56 billion. ठीक है. While it gave subsidy worth 6.9 billion. ठीक है. Which comes out to be 15.41%. ठीक है. यानी 10% से करीब 5% ज्यादा था. So उस सेंस में इंडिया ने ये पीस क्लॉज इन्वोक किया है. एंड under this peace clause, the other WTO member countries are refrained from challenging any breach in the prescribed subsidy. ठीक है. सो ये पीस क्लॉज में या ये जो एग्रीकल्चर और एग्रीमेंट था इसके 3 पिलर्स थे. ठीक है. पहला था मार्केट एक्सेस कंडीशन. जितने भी खासकर ये डेवलपिंग कंट्रीज को ध्यान में रख के बनाया गया था कि डेवलपिंग कंट्री ने ना बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स बना रखे हैं. तो वो क्या करे, अब ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है उनको चेंज करे टैरिफ बैरियर्स में. ठीक है. नॉन टैरिफ मतलब क्या आप कंट्री में या तो कोटा सिस्टम लगा रहे हो या फिर और कोई मैकेनिज्म इन्वोक करके उनको कंट्री के अंदर आने ही नहीं दे रहे हो. ठीक है. उनका इंपोर्ट रोक रहे हो. तो वो चीज गलत है. उन नॉन टैरिफ बैरियर्स को टैरिफ बैरियर बनाई. दूसरा, डोमेस्टिक सब्सिडीज आप कितनी दे रहे हो ये लिमिट होना चाहिए. तो ये डोमेस्टिक सब्सिडीज को बॉक्स में बांटा गया था. आगे वो बॉक्स देखेंगे कौन कौन से आते हैं उसके अंदर. नेक्स्ट था एक्सपोर्ट सब्सिडीज. ठीक है. सो आप ऐसा कुछ सब्सिडीज ना दीजिए जिसके थ्रू आपका कंट्री के जो कमोडिटीज हैं वो आर्टिफिशियली कॉम्पिटिटिव हो जाए. जैसे चाइना क्या करता है, चाइना सपोज अगर इंडिया में कोई इक्विपमेंट बन रहा है सपोज 100 रुपीज में, उतना ही शायद चाइना में भी उतना ही लगना चाहिए था. लेकिन चाइना व्हाट इज इट इज डूइंग इज वो अपने करेंसी को डेप्रिशिएट कर देता है, आर्टिफिशियल सब्सिडीज उनके ऊपर देता है, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाता है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है. और बाकी कंट्रीज के लिए मैच कर पाना बहुत मुश्किल होता है. इसीलिए जब कंट्रीज के अंदर आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन पे बैरियर नहीं लगाते हैं, हम लोग उनके ऊपर ड्यूटीज लगाते हैं यानी टैरिफ बैरियर लगाते हैं. ठीक है. तो ये देख रहे हैं. सो 3 टाइप की बॉक्सेस हैं कि कितना डोमेस्टिक सब्सिडी दे सकते हो और वो कैसे हार्म करेगा इंटरनेशनल ट्रेड को. तो उसके रिस्पेक्ट में ये 3 बॉक्स होते हैं, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स. ठीक है. सो ग्रीन बॉक्स क्या होता है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिडक्शन कमिटमेंट. यानी यहाँ पे अगर आप रिडक्शन के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, और ये दोनों कंट्रीज को अप्लाई होता है, डेवलप्ड और डेवलपिंग को. हाउएवर इन द केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज थोड़ा सा उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इन टर्म्स के अगर उधर की गवर्नमेंट जो है वो फूड सिक्योरिटी के लिए कोई प्रोग्राम चला रही है. जैसे इंडिया में हम लोग ने NFSA एक्ट लेके आया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए हैं. ठीक है. सो उसमें हम लोग कुछ राशन पानी जो है वो लोग मतलब सेरल्स, राइस और ये वीट जो है वो प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है. सो वो सब इसमें से एग्जेम्प्टेड है. ठीक है. लेकिन इंडिया का जो PDS है वो इस ग्रीन बॉक्स के अंदर नहीं आता है. ठीक है. तो वो चीज ध्यान रखना. नेक्स्ट एम्बर बॉक्स होता है. एम्बर बॉक्स वो वाली सब्सिडीज होती है जो डिस्टॉर्ट करती है ट्रेड को. ठीक है. सो एम्बर बॉक्स में आ जाएंगे. तो एम्बर बॉक्स को समझ लो रेड बॉक्स. जैसे रेड क्या बोलता है कि स्टॉप. तो एम्बर थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर होता है बट यू कैन से कि हाँ रेड के सिमिलर होता है यहाँ, और इसका मतलब है कि बेसिकली स्टॉप कर दो. तो इंडिया जो MSP दे रहा है, PDS वगैरह दे रहा है, वो सब एम्बर बॉक्स के अंदर आता है. तो WTO कंट्रीज का कहना है कि इंडिया शुड स्टॉप दिस सब्सिडीज. ठीक है. नेक्स्ट ब्लू बॉक्स है. तो ब्लू बॉक्स ऐसी सब्सिडीज होती है जो आमतौर पे तो एम्बर बॉक्स में आती, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वी लिमिट देयर प्रोडक्शन. ठीक है. हम बोलते हैं हम सब्सिडी तो देंगे लेकिन हम एक लिमिटेड अमाउंट तक हम आपको सब्सिडी देंगे. ठीक है. उसके आगे कोई सब्सिडी नहीं होगा. तो उस टाइप की सब्सिडीज जो है वो ब्लू बॉक्स में आती है. ठीक है. सो इनको रिड्यूस करने का कोई कमिटमेंट नहीं होता.
इसके अलावा कुछ और स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट वाले बॉक्स भी हैं, जहाँ पे अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दे रहे हो, जैसे कैपिटल गुड्स हो गए, ट्रैक्टर, पंप सेट वगैरह वगैरह, तो इनके ऊपर डेवलपिंग और लोड इनकम कंट्रीज को छूट दी गई है कि वो इन सब पे छूट दे सकते हैं। ठीक है, सो ये याद रखना। ऑलराइट, किसी को कुछ ऐड करना है इसके अंदर? ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जे फॉर्म। तो ये कुछ कुछ खास काम का नहीं है, ये बस पंजाब ने एक नया डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसके अंदर सेल्स रिसीव्ड जो है फार्मर्स को दी जाएगी। ठीक है, तो इतना ही है इसके अंदर काम का, और ये डिजिटल लॉकर पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो वो स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहा हो तो वो देख लेना, अदरवाइज नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फूड प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो एफएओ जो है वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, विच फाइट्स अगेंस्ट हंगर। और ये इसका जो फूड प्राइस इंडेक्स है, इट्स अ मंथली चेंज इन द इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ द बास्केट ऑफ कमोडिटी। So it consists of average 5 commodity indices, which includes cereals, sugar, meat, vegetable, oil, and dairy. ठीक है, so weighted by the average export share of each group in the base year 14-16. ठीक है, so 5 कमोडिटी के ग्रुप्स हैं, सिरल, शुगर, मीट, वेजिटेबल, ऑयल एंड डेयरी, और बेस ईयर इसके लिए 14 से 16 का जो पीरियड है वो रखा गया है। ठीक है, और वेटेड एवरेज लिया जाता है। राइट, इतना इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पे चलते हैं, वुमेन वर्कफोर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का अभी ये फाइंडिंग था, जिसमें उन्होंने बोला था कि ई श्रम पोर्टल, जो कि इंडिया का पहला एक ऐसा डेटाबेस है फॉर द अनऑर्गेनाइज वर्कर। अब तक हमारे पास अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए कोई डेटाबेस नहीं था, बट अब हमारे पास एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म लोगों ने तैयार किया ई श्रम पोर्टल नाम से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ही बनाया है। तो इसमें देखने को मिला कि 53% वर फीमेल एंड 47% वर मेल। ठीक है, लार्ज प्रेजेंस ऑफ द फीमेल वर्कफोर्स इज सीन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वुमेन का पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में देखने को मिलता है। एंड जहां पे हम लोग बोलते हैं ना कि पढ़ाई वगैरह की बात आती है, तो स्टडी रिलेटेड या स्टडी से जो ऑक्यूपेशन रिलेटेड जो जॉब्स है, वहां पे वुमेन का पार्टिसिपेशन काफी कम है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। ठीक है, तो तमिलनाडु, मेघालय, केरला हैज द हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ फीमेल वर्कर, एंड देन नियरली 62% ऑफ द वर्कर आर इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40। ठीक है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया का वो शो कर रहा है इस चीज के अंदर भी। ठीक है, नेक्स्ट रीजन क्या है इंक्रीजिंग वुमेन रजिस्ट्रेशन का? तो इंटरवेंशन बाय ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी एनजीओ वगैरह और लोअर लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने वर्क किया, जिसके चलते हम देखते हैं कि वुमेन का पार्टिसिपेशन इस ई श्रम पोर्टल में देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट, 47% ऑफ द वुमेन वर्कर्स आर पार्ट ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी। ठीक है, तो इतना एक स्टार्क रियलिटी है कि इतनी ज्यादा वुमेन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करे, और फॉर्मल में केवल 6% ही है। तो वो थोड़ा एक स्टार्क रियलिटी देखने को मिलता है इससे। नेक्स्ट, ई श्रम पोर्टल, तो ये हम लोगों ने देख लिया, लेकिन इश्यूज क्या है इसके साथ? तो इट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल इन कनेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑन माइग्रेंट वर्कर। तो बहुत सारे रीजन है इसके। एक तो एक्सक्लूजन हो गया मार्जिनलाइज सेक्शंस का। दूसरा, डिजिटल डिवाइड कह सकते हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी। गवर्नमेंट का अभी तक कोई क्लियर स्टैंड नहीं है कि इस डेटा कैसे करेंगे क्या, और जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक लोग भी रजिस्टर नहीं करेंगे, तो वो भी एक इश्यू है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ये कोविड के टाइम ये चीज लॉन्च किया गया था। तो इसके अंदर हेल्थ वर्कर्स के लिए जो इंश्योरेंस था वो 180 डेज के लिए और एक्सपेंड कर दिया गया। ठीक है, तो दिस वाज लॉन्च इन 2020 बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसमें पर्सनल एक्सीडेंट कवर दे रहे थे अप टू 50 लाख टू 22 लाख रुपीज, डिपेंडिंग ऑन जो हेल्थ वर्कर था वो किस पोस्ट पर था। इफ ही वाज अ डॉक्टर तो उनके लिए 50 लाख था, फिर धीरे धीरे नर्सेस, सपोर्ट स्टाफ, उनके लिए धीरे धीरे ये जो कवर था, इंश्योरेंस कवर, ये कम होता जाता है। ठीक है, सो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, प्राइवेट हेल्थ वर्कर्स हु मे हैव बीन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड केयर ऑफ कोविड-19 पेशेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल स्टाफ, रिटायर्ड वॉलंटियर, लोकल अर्बन बॉडीज contract daily wage and ad hoc outsourced staff requested by state and central hospitals। ठीक है, सो ये था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। सॉरी,
पैकेज के बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय Ministry of Housing and Urban Affairs. So this was a virtual hub for collaboration on urban transformation in partnership with Cities Smart City Mission and World Economic Forum. Okay. So Urban Outlook Framework 2022, Artificial Intelligence Playbook for Cities, and Amplify, which is assessment and monitoring platform for livable, inclusive and future-ready urban India portal. Okay. Also, Mahua stated that all smart cities will get ICCC, which is Integrated Command and Control Centers, by August 15, 2022. So ICCC provides services to citizens in in areas of traffic management, health, water, etc. 80 smart cities already have ICCC. ठीक है. So गवर्नमेंट का ये विजन है कि हम लोग 2022 अगस्त 2022 तक जितनी भी स्मार्ट सिटीज हैं उनको ये एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स प्रोवाइड करें, जिससे जो सिटी के जो भी प्रोमिनेंट नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके। तो स्मार्ट सिटी मिशन एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2015 में लॉन्च किया गया था टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, 100 cities have been selected through a two-stage competition. Central government to provide financial support of extent of 48,000 crore over 5 years. That is on average 100 crores per city per year. ठीक है, तो ये थोड़ा देख लेना, स्मार्ट सिटीज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। An equal amount is given by the state and local bodies. Emphasis has been given on public-private partnership. ठीक है, so PPPs यानी प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करे, उन पे भी फोकस है। तो इसके लिए एक एसपीवी बनाया जाता है। एसपीवी क्या होता है? स्पेशल पर्पस व्हीकल। और उसके थ्रू ये दोनों जो प्राइवेट होता है और जो पब्लिक होता है वो दोनों साथ में आते हैं और इसको प्रोफेशनली रन करते हैं पूरी सिटी को। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट चलते हैं, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, IDS. So METI, which is Ministry of Electronics and Telecommunication, has launched several applications under ITS as part of INS-Trans program to improve India's traffic scenario. ITS are control and information system that use integrated communication and data processing for the purpose of improving mobility of people and goods, increasing safety, reducing congestion, managing incident effectively, meeting transport public goals and objective, minimizing the impact of environmental, highway and human factor, contribute to excellence. ठीक है, तो ये देख लेना, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। हम लोग स्मार्ट सिटी मिशन में भी हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग ट्रैफिक मैनेजमेंट पे खासा ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ऑलराइट, देन नेक्स्ट पे चलते हैं, इंडियाज 9th हाइड्रोकार्बन बेसिन। तो ONGC has found a place in MP का जो विंध्या बेसिन है वहां पे इनको हाइड्रोकार्बन सोर्स मिला। ठीक है, सो विंध्यन बेसिन इज बाउंड बाय स्टोन, नर्मदा जियो फ्रैक्चर इन द साउथ, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इन द वेस्ट, मुंगेर सास्त्रा रिज इन द ईस्ट एंड बुंदेलखंड मैसिव एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन इन द नॉर्थ। ठीक है, तो वर्चुअली लोकेशन हो गया। माउंटेन रेंज देखोगे, ऊपर विंध्या है, नीचे सतपुरा है। ठीक है, सो वहीं कहीं है ये। सो इट इज बाउंड, इट वुड बी 9th producing basin of India and the 8th by ONGC. ठीक है, earlier Bengal basin became India's 8th producing basin, joining the ranks of Krishna Godavari, Mumbai offshore, Assam shelf, Rajasthan, Kaveri, Assam Arakan fold belt and Cambay. ठीक है, तो ये प्लेसेस थोड़ा देख लेना, यूपीएससी पूछ सकता है कि हाँ कहाँ हाइड्रोकार्बन सोर्सेज हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, सो जनरली आप देखोगे तो ना हम लोग ऑफशोर में ही देखते हैं इंडिया में, लेकिन असम में, राजस्थान में जो बाड़मेर वाला इलाका है वहां पे देयर इज सफिशिएंट या गुड क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन टू से। इसके अलावा कृष्णा गोदावरी कावेरी बेसिन है, वहां पे भी है। असम अराकान फोल्ड है और कैम्बे, कैम्बे इन गुजरात। सो हाइड्रोकार्बन कॉमनली ऑकर इन द सेडिमेंट्री बेसिन। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना हाइड्रोकार्बन आपको हमेशा सेडिमेंट्री बेसिन्स के अंदर ही मिलते हैं, एंड आर एब्सेंट फ्रॉम इंटरवेनिंग एरियाज ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। So these sedimentary rocks are low areas in earth crust and are of tectonic origin. ठीक है, tectonic activity से produce होते हैं। They are formed over a period of million years
and by the deposition of eroded material and precipitation of chemical and organic debris within water environment. So India has 26 sedimentary basin. अब बाकी वो फैक्ट याद रखना जरूरी नहीं है कि वो कितना परसेंटेज कहाँ है, बस इतना पता होना चाहिए कि कितना बेसिन है. और इम्पोर्टेंट प्लेसेस, ये वाला पार्ट थोड़ा देख लेना, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट. कूल है, आगे चलते हैं. क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है. So cabinet has approved 540 megawatt Kwar hydroelectric project in Kishtwar district of Jammu Kashmir to harness the wide potential, vast hydro potential of river Chenab. Okay. So Chenab is estimated to have a hydropower potential of 11,283 megawatt. A number of hydroelectric projects are initiated to harness the potential, such as Baglihar hydroelectric power project, Dulasti power station, Salal power station, Pakaldhul hydroelectric project, Kiru hydroelectric project and Kirthi hydroelectric project. ठीक है. सो ये जो चिनाब रिवर है, कायदे से तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके अंदर हम लोग, कोई कुछ कह रहा है क्या? ठीक है. सो कायदे से जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके अंदर ये 3 रिवर है, चिनाब, झेलम और इंडस. इस पे मेजॉरिटी जो राइट है वो पाकिस्तान के पास है. बाकी रिमेनिंग 3 जो इंडस रिवर है, इंडस बेसिन रिवर जैसे कि रवि, ब्यास और सतलुज, इस पे इंडिया का कंट्रोल है मैक्सिमम. ठीक है. बट मैक्सिमम और मिनिमम का ये मतलब नहीं है कि इंडिया उसमें से यूज नहीं कर सकता. इंडिया कैन ऑल्सो यूज वाटर फ्रॉम द रिवर्स मैंडेटेड अंडर पाकिस्तान रूट. ठीक है. तो वो ये 3 रिवर्स में हम लोग इसलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं. ठीक है. तो प्रोजेक्ट के नाम देख लेना, सीधा आईआर में भी क्वेश्चन हो सकता है और एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है. तो ये देख लेना, बगलीहार, दुलस्ती, ये सारे चिनाब रिवर के ऊपर बने हैं. तो कोई बता सकता है चिनाब रिवर जो है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ चिनाब रिवर? बारालाचा ना. हाँ, राइट. तो बड़ा लाचला पास है, वहां से ओरिजिन होके निकलती है. ठीक है. तो देख लेना. कूल है. तो इतना है इस पार्ट के अंदर. नेक्स्ट पार्ट, सिक्योरिटी. तो ये किसके अंडर था? करेंसी मेरा था. कूल है. ठीक है. तो क्रिप्टो करेंसी क्राइम्स सिक्योरिटी में पहला टॉपिक, वाइन न्यूज. तो रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD, a think tank under Ministry of Home Affairs, has issued a standard operating procedure for law enforcement agency in India on how to probe crypto crimes and seize and preserve cryptocurrency during investigation. तो ये है कि BPRD ने एक SOP इशू किया है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए कि क्रिप्टो करेंसी, किसी भी साइबर क्राइम में जो क्रिप्टो करेंसी मिलता है उसे कहाँ रखा जाए इसके लिए. ठीक है. तो पहले पता है हमें कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है. तो ये डिजिटल करेंसी है और मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज किया जा सकता है थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, लेकिन इसका कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता है जैसे गवर्नमेंट या बैंक. ठीक है. तो फिर आगे क्या है, इन 2021 illicit transactions using cryptocurrencies were estimated to be $14 billion, 79% increase from $7.8 billion the previous year. तो ये बहुत हाई राइज है, 79% 2020 से 21 में, और ये भी illicit transactions है. तो currently there are no national guidelines on cryptocurrency related cases, due to which enforcement agency often struggle, particularly in seizure as well as tracing suspects. Cryptocurrency and the exchanges where digital currency can be traded anonymously have emerged as key tools for the cyber extortionists. ठीक है. तो कोई अभी इंडिया में कोई ऐसा लॉ नहीं है क्रिप्टो करेंसी को लेके. 2018 में आई थिंक RBI ने बैन कर दिया था और ट्रांजैक्शंस, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में वो बैन
लिफ्ट कर दिया था, क्योंकि उससे बहुत सारे बिजनेसेस को लॉस हो रहा था। ठीक है, और कोई सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसा रीजन नहीं मिला था कि जिससे उसको बैन वैलिडेट किया जा सके। तो क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन क्या है उसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो 2012 में है फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड। फिर 2013 में आरबीआई इशूज कॉशनरी वार्निंग अगेंस्ट डीलिंग इन वर्चुअल करेंसीज। फिर 2016 में डिमोनेटाइजेशन और एन एम्फोसिस ऑन डिजिटल पेमेंट मेथड्स। और फेब 2017 में अगेन आरबीआई इशूज सेकेंड वार्निंग अगेंस्ट वर्चुअल करेंसी अडॉप्शन। October November 2017 PIL filed to regulate cryptocurrencies and regulate their use. November 2017 high level interministerial committee set up to study issues concerning virtual currency. तो आई थिंक ये SC गर्ग कमेटी थी, यही थी ना? शायद ये SC गर्ग थी। ठीक है, फिर दिसंबर 2017 है ये आरबीआई एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू more press releases about the dangers and risks associated with cryptocurrencies. April 2018 में RBI prohibits banks and other financial institutions from dealing with virtual currencies. May 2018 Internet and Mobile Association of India versus RBI. फिर जुलाई 2019 में Interministerial Committee report recommends a ban on cryptocurrencies. मुझे डाउट है ये 2017 वाला या 2019 वाला वो SC गर्ग कमिटी है। ठीक है, फिर मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट लिफ्ट्स आरबीआई बैन ऑन क्रिप्टो करेंसीज। उसके बाद फिर 21 में वो पार्लियामेंट ने क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बिल लाया था, लेकिन वो अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है ये SC गर्ग वाला ना 2019 का था। ओके, उन्होंने सजेस्ट किया था बैन ऑन क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, तो ये हमें पता है कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू वर्क करती है। ठीक है, तो इंडियाज प्रोविजंस, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बताने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, ठीक है। ठीक है, तो इंडियाज प्रोविजंस टू कंट्रोल क्रिप्टो करेंसी क्राइम, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021. It is not yet tabled in Parliament. It seeks to ban all cryptocurrencies based on the risks associated with them, such as potential use of money laundering, risk to consumers, and threat to country's financial stability. तो जैसे हमने देखा कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है क्रिप्टो करेंसी के केस में, तो कोई रेगुलेट नहीं कर सकता। तो इसलिए बहुत वॉलेटाइल होती है करेंसी, और इससे कंट्री के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। और ये क्योंकि ये सीक्रेटिव होता है कि आप नहीं ट्रेस कर सकते कि कौन कितना क्रिप्टो करेंसी में बिजनेस कर रहा है, तो इसे मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और फिर कंज्यूमर रिस्क तो है ही क्योंकि वॉलेटिलिटी है। ठीक है, also it seeks to create a facilitative framework for the creation of the official digital currency to be issued by the Reserve Bank of India. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, वो प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट has been issued by ED to prosecute offenders in 2020 for facilitating the foreign related companies to launder the proceeds of crime by converting money generated into cryptocurrencies and thereafter transferred to foreign countries. तो ये कंपनी ये करते थे, क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन करते थे और उस मनी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करते थे जो फिजिकल मनी होती है उसे, और फिर वो लॉन्डर करते थे दूसरे कंट्री में। ठीक है, तो ये टैक्स इवेजन का भी केस होता था, तो इसलिए तो ये प्रोविजन है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू हम वो ये कर सकते हैं। फिर इंडियन पीनल कोड है 1860 का, इसका सेक्शन 420 है, penalizes cyber crimes like creation of bogus websites. Cyber frauds like password thefts are punishable within a 7-year jail term and or fine. तो ये
बोगस वेबसाइट, साइबर फ्रॉड्स, इन सब के लिए ये पिनलाइज करता है, ठीक है, सेक्शन 420। For example, crypto scams include phishing websites designed to steal sensitive information from users, as well as Ponzi schemes and fake investments plans like Morris Coin. Morris Coin केरला का केस है ना? ये केरला का केस है, नाम नहीं याद आ रहा है। आई थिंक इसमें ये पूरा पॉन्जी स्कीम हुआ था, कितना 1200 करोड़ का, इस तरह, तो लोगों से पैसे लेके भाग गया था। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट 2000, तो सेक्शन 66C ऑफ आईटी एक्ट डील्स विद आइडेंटिटी थेफ्ट यूजिंग पासवर्ड्स, डिजिटल सिग्नेचर, बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशंस और अदर आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ अनदर पर्सन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पसेस। तो इन सब को आइडेंटिटी थेफ्ट वाले केसेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से रेगुलेट होते हैं। तो ये सारे हैं अपने पास प्रोविजन जिसके थ्रू क्रिप्टो करेंसी के जो भी क्राइम है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक तो आया नहीं है वो बिल, और फिर बस पीएमएलए है अपने पास, आईपीसी, और फिर आईटी एक्ट है। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हाउ क्रिप्टो करेंसी इज थ्रेट टू द नेशन। इंटरनल सिक्योरिटी, इसमें टेररिज्म है। देयर इज वाइडर यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज ऑन द डार्क नेट फॉर टेरर एक्ट्स एंड ड्रग ट्रैफिकिंग बाय मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर इंस्टेंस, आईएसएस इज पोजिंग अ सीवियर थ्रेट to the national security and a big challenge to security agencies in India. तो अभी आईएसएस, जैसे अफगानिस्तान में अभी फिर से आईएसएस ने अपना वो कर लिया है, रूल इस्टेब्लिश कर लिया है, तो ये और भी कि इंडिया को इससे ज़्यादा थ्रेट है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ सकती हैं। और क्योंकि ये अनट्रेसेबल ट्रांजैक्शन होता है, तो इसके थ्रू ये ड्रग ट्रैफिकिंग और जितने भी ये इलीगल एक्ट्स होते हैं वो। ठीक है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग। ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज नॉट यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड और रेगुलेटेड लाइक बैंक्स, thus is increasingly used to launder money. In 2019, criminal entities laundered approximately $2.8 billion through crypto assets exchanges. Cryptocurrencies transactions when done on the darknet like Tor, Freenet, ZeroNet and Perfect Dark becomes untraceable for the security agencies. ठीक है, तो हमने देखा है कि जीरोनेट, परफेक्ट डार्क या डार्क वेब, टोर, ये सारी चीज़ें, इसमें आईपी एड्रेस हिडन होती है, तो जिससे लोकेशन ट्रेस नहीं किया जा सकता, तो इनके थ्रू ट्रांजैक्शन अनट्रेसेबल होती है। Anonymity है, while all transactions are transparent on blockchain, it is difficult to pin a wallet to a physical person. As a result, it's a safe haven for criminals who carry out ransomware attacks, crypto exchanges hacks, and carry out transactions in bitcoins. ठीक है, ये बॉक्सेस की तरह है, मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये बॉक्सेस रिप्रेजेंट करता है पर पर्सन ट्रांजैक्शन को, तो इसलिए हम लोग एक किसी वॉलेट पे वो उसको पिन नहीं कर सकते किसी फिजिकल पर्सन से, इसलिए अनोनिमिटी मेंटेन रहती है। एक्सटॉर्शन एंड रैंसमवेयर। क्रिप्टो करेंसी इज समटाइम्स यूज एज पेमेंट फॉर एक्सटॉर्शन मनी, द मनी ट्रेल इज डिफिकल्ट टू ट्रेस। ठीक है, रैंसमवेयर इज रैंसमवेयर के बारे में दिया हुआ है, इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट टेक्स ओवर अ computer and does not allow access to its files until a ransom is paid, usually in cryptocurrencies. अभी ये केसेस देखा जा रहा है कि जितने भी ये एक्सटॉर्शंस हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं, ये अब क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ही ट्रांजैक्ट किए जाते हैं। टैक्स इवेजन एंड अवॉइडेंस। Anonymity offered by cryptocurrency ecosystem makes it difficult for tax authorities to trace transactions to individuals and verify their tax liabilities. तो टैक्स इवेजन के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए फाइनेंस बिल 2022 में 30% टैक्स किया था ना, इसके लिए ये क्रिप्टो करेंसी और फिर एनएफटी के लिए। हाँ, 30% किया था
और चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, दोनों पे था। हाँ हाँ, ठीक है। इंडिविजुअल criminals can break into crypto exchanges, drain crypto wallets, and infect individual computers with malware that steals cryptocurrency as well as steal personal information and data. तो ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेट का वो इंडिविजुअल पे कैसे अटैक करेगा कि सारे पैसे भी ले सकता है और उनके उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन भी स्टील कर सकता है और उसे बाद में इलिसिट एक्टिविटी के लिए यूज कर सकता है। ठीक है। इन्वायरमेंट में क्या है इसका अफेक्ट, ये कैसे अफेक्ट करेगा? क्रिप्टो माइनर्स एम्प्लॉय सोफिस्टिकेटेड एनर्जी इंटेंसिव मशीन्स to solve complex algorithms in exchange for cryptocurrency. The energy used by these crypto operations has a large portion come from coal-fired power plants, which produce significant CO2 emissions, thus increasing ecological footprint. तो ये एक अच्छा पॉइंट है, इन लोगों ने इन्वायरमेंट भी कवर किया है कि इससे इन्वायरमेंट को क्या वो होगा। तो हमने अगर किसी ने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट देखा है तो उसमें हाई कैपेसिटी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसकी वजह से जितने कोल फायर्ड पावर प्लांट्स से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो उससे CO2 एमिशन ज़्यादा हो रहा है। अदर्स, फिर दूसरे हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क्स एसोसिएटेड विद डिजिटल करेंसीज vary from different stakeholders, including financial institutions, non-financial firms, and investors. The biggest threat is the investment risk, as cryptocurrencies have no fundamental value and therefore could drop to zero at any time. तो क्योंकि एक कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो वो रेगुलेट नहीं कर सकती। तो जैसे फिजिकल करेंसी में हम देखते हैं जो लीगल टेंडर मनी होता है कि जैसे अगर रुपीज के केस में कि RBI कुछ कर सकती है अगर तेजी से पैसे गिर रहे हैं तो, लेकिन इसमें ऐसा केस नहीं है। ऐसा हम ये 2017 वाले केस में देखते हैं कि जैसे दिसंबर में क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू $4,300 थी और फिर 2018 आते आते वो 1200 या $1,300 हो गई। तो स्टीप वो फॉल हो सकता है। Regulatory countries may prevent the use of the currency or may state that transactions break anti-money laundering regulation. A single AML approach is difficult to design due to the complexity and decentralized nature of the Bitcoin, as well as the significant number of participants such as senders, receivers, processors, currency exchanges, etc. तो ये रेगुलेशन मुश्किल है इसका क्योंकि कोई एक तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर है, इसलिए एक रेगुलेशन नहीं हो सकता और किसी एक करेंसी को आप लीगलाइज भी नहीं कर सकते। और कंट्री टू कंट्री ये वैरी कर सकती है कि कौन उसे, कोई ऐसी कंट्री हो सकती है जैसे हमने बैन किया और फिर जैसे एल साल्वाडोर ने उसे लीगलाइज कर दिया। तो अपने अपने इकोनॉमी के अकॉर्डिंग अपने अपने ओपिनियंस होते हैं कि कौन क्या करना चाहती है, तो इसलिए कोई यूनिफॉर्म ये रेगुलेशन नहीं बन सकता है। वे फॉरवर्ड है इंडिविजुअल क्रिप्टो वॉलेट एज पर BPRD गाइडलाइंस। Law enforcement agency must have their own crypto wallet to store seized virtual digital assets, and they need to liaise with crypto exchanges to block a suspect's wallet or resetting the keys to diffuse transactions in an ongoing investigation. तो BPRD ने ये गाइडलाइन दिया है कि जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज होंगी उनके पास एक अपना क्रिप्टो वॉलेट होना मस्ट है जिसमें सीज्ड वर्चुअल डिजिटल असेट्स को रखा जा सके। प्रॉपर रेगुलेशंस, ये है रेगुलेटरी एंड फाइनेंशियल बॉडीज should develop regulations to minimize risk and increase compliance in the constantly and fast growing crypto asset industry. For example, financial institution can implement the measures recommended by Financial Action Task Force and stay compliant with the new and latest regulations. क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड FATF का क्या वो है, कोई बता सकता है क्या? क्या प्रोविजंस है उसमें? अभी अगला पढ़ेंगे वो थोड़ा सा, देखिए। क्या बोला?
रेमन सर ने क्या बोला? अच्छा ठीक है, वो बता देना। Fraud detection. There is need to follow obligatory guidelines for financial institutions and crypto asset business to operate in India. तो कुछ कह रहे हो क्या? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, नहीं, मैं बोल रहा था मैम कि अगले उसमें थोड़ा बहुत तो देखेंगे, बट हाँ, FATF ने मिडल स्टैंस लेके रखा है। उसके अकॉर्डिंग वर्चुअल एसेट्स है तो फेयरली ट्रेड करो तो ठीक है, अनफेयरली करो तो मनी लॉन्ड्रिंग है तो चेक करना चाहिए। तो आउटराइटली उसने नहीं बोला कि सब बैन कर देना चाहिए। ओके ठीक है। फ्रॉड डिटेक्शन है। देर इज नीड टू फॉलो ऑब्लिगेटरी गाइडलाइंस फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड क्रिप्टो असेट बिजनेस टू ऑपरेट इन इंडिया। तो ये जो भी गाइडलाइंस है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो गाइडलाइंस को फॉलो करें। ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी शुड इम्प्लीमेंट ऑटोमेटेड AML fraud detections that would block or flag suspicious transactions prior to them being carried out. ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क है। There is urgent need to have a cryptocurrency regulation bill in India to regulate and deal with cryptocurrency crimes. Awareness to reduce the risk associated with cryptocurrency theft. There is need to educate and inform people about keeping their personal keys to access crypto wallets safe. ये क्रिप्टो करेंसी अ टूल ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और रेगुलेटरी नाइटमेयर। तो ये एक ऐसे का भी वो हो सकता है, या फिर आया हुआ कोई इन लोगों ने दिया है। ठीक है। क्रिप्टो ठीक है। करेंसी हम्म, ठीक है, हाँ तो सर। ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में था। नेक्स्ट FATF किसका टॉपिक था? रेमन सर आपका था क्या? ठीक है। अच्छा, करना है। मुझे लगा आप बोल रहे कि कल करेंगे, ठीक है। शुरू करो ठीक है, भाई। तो हाँ, ठीक है। तो अभी रिसेंटली एक मिनिस्टर मीटिंग हुई FATF की, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर ने अटेंड करा, और जो स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज है फॉर ईयर 2022-24 उसे एंडोर्स भी करा। सो FATF होता क्या है? FATF 1989 में इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बनी थी जिसका काम पॉलिसी मेकिंग में है। इसकी जो पॉलिसी मेकिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जनरली इट इज द पॉलिसीज आर कन्वर्टेड एज डिसीजंस। तो G7 से रिलेटेड है कि G20 से? ठीक है, G7 से। तो G7 से रिलेटेड है। G7 ने 1989 में इस पॉलिसी मेकिंग बॉडी को बनाया जिसका काम था कि अलग अलग गवर्नमेंट्स को एक यूनिफॉर्म पॉलिसी या एक यूनिफॉर्म पाथ पे लेके चलना। एंड इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स है। एक जो छोटी सी बात याद रखने को ये है कि 9/11 हुआ था, तो उसके बाद 9/11 के बाद 11 पॉइंट्स दिए थे उसने टेररिस्ट फाइनेंसिंग को, राइट। और जब भी वो किसी कंट्री को उन 11 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग गाइड करता है या उसके अकॉर्डिंग उसको इंस्ट्रक्शंस या पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस सजेस्ट करता है, तब बोलते हैं कि वो कंट्री जो है ब्लैक लिस्ट में आ गई है, ग्रे लिस्ट में आ गई। तो FATF की लिस्ट होती क्या है? So high-risk jurisdiction have significant strategic deficiencies their regimes to counter money laundering, terrorist financing, and financing of proliferation. So it is also often referred to as blacklist. Jurisdictions under increased monitoring, जैसे इसके अंदर जो भी jurisdiction आ रही है, it has to follow number of guidelines to increase its monitoring, and those jurisdictions are called as grey list. ठीक है। एंड फाइनली अभी तक ईरान एंड नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्ट में है, उसके अलावा कुछ कंट्रीज ग्रे लिस्ट में है, तो चेंज होता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो FATF को लेके ही चलते हैं। FATF का काम मेन है टू रिकमेंड पॉलिसी एक्शंस रिगार्डिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML और
काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग CFM। और अभी तक इसमें 39 मेंबर्स है इंक्लूडिंग इंडिया। सो जब भी कोई मेंबर बनता है इट मींस दैट उसका जो अंदर का जुरिस्डिक्शन है या जो उसका जुरिस्प्रूडेंस है और अलग पॉलिसी मेकिंग मेथोडोलॉजी है वो सारे के सारे अब FATF के रिकमेंडेशंस को फॉलो करेंगे, राइट। सो इट इज लाइक फाइनेंस कमीशन, राइट। फाइनेंस कमीशन से रिकमेंडेशन देता है तो उसको जब आप इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले हो तब प्रेजेंट करना होता है क्यों नहीं कर रहे, गवर्नमेंट के ऊपर एक पाउंड रहता है, राइट। ऐसे FATF में रहता है। FATF पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रही है, एक्शन प्रोवाइड कर रही हो, आप उसको क्यों फॉलो नहीं कर रहे तो आपको उस मीटिंग में बताना पड़ता है। अदरवाइज जो दो जुरिस्डिक्शन देके रखी है, एक हाई रिस्क और दूसरी जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग, इनमें से किसी एक में आप इंक्लूड हो जाते हो, ऑफनली रेफर्ड एज ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट। ठीक है सर, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। Now, decisions are made by the grouping on a consensus basis as they conduct reviews of countries on AML CFT parameters called mutual evaluations. So India has faced 3 rounds of mutual evaluations and cleared them and faces the 4th round this year. So important है कि इंडिया के ऊपर sort of एक वो लगा है कि इसमें शायद मनी लॉन्ड्रिंग है, जो टेररिज्म फंडिंग है उस रिलेटेड कुछ ना कुछ लूप होल्स है। खैर, तो अब 4th राउंड है, अब देखते क्या होता है। Now, moving on, significance क्या क्या है? So पहला है combating terrorism, money laundering, जो उसका main motto है। Second, promotes international cooperation. This is important. Why? Because the FATF process will also help in coordination of. So थोड़ा सा नीचे। हाँ, so in coordination of AML or CFT efforts at the international level, as most of these activities are global in nature. So synergy provide करने का, और जितनी synergy रहेगी उतना better international cooperation है। Then we have advantage of better legislation for AML or CFT. So as a policy making body, FATF works to generate the necessary political will to bring about national legislative and regulatory reforms and act against new and emerging threats. So FATF identifies emerging threats and methods used to launder money and it suggests measures to combat them. Key terms 3 है इसमें दी। पहली, money laundering, so is the process by which proceeds from a criminal activity are disguised to conceal their illicit origin. Second, terrorist financing involves the solicit. Short में, it basically involves where the funds are being used to finance terrorism. In short, right? Support terrorist acts or organization. In the case of money laundering, the funds are always of illicit origin, whereas in the case of terrorist financing, funds can stem from both legal and illicit sources. And then there are strategies which converge, and when they converge, they aim at attacking the criminal terrorist organization through its financial activities and use the financial trade to identify the various components of the criminal or terrorist network. तो अभी रिसेंटली इंडिया का जो हुंडी सिस्टम है, हुंडी आई थिंक प्रीलिम्स में 2 बार आ चुका है। एक थोड़ा सा अच्छा ब्रीफ आइडिया होना चाहिए होता क्या है हुंडी, राइट। सो मूविंग ऑन, हुंडी के बारे में पहले इंडिया काफी बार फ्लैग भी हुआ था, उससे रिलेटेड उसके 1-2 राउंड भी हुए थे। एंड रिसेंटली अभी जो हुआ है वो ये है कि हुंडी थोड़ा सा कन्वर्ट होके अब सीधे प्रॉपर्टी या फिर इन सब में हो रही है, जो कि एक मनी लॉन्ड्रिंग का फॉर्म है। मनी लॉन्ड्रिंग के 3 फॉर्म रहते हैं। फर्स्ट, आप उसका ओरिजिन चेंज करते हो, यू आर ट्राइंग टू मूव मेक इट ब्लैक टू व्हाइट। सेकेंड, आप उसको व्हाइट की तरह शो करते हो। एंड थर्ड, आप उसको इन्वेस्ट कर देते हो अलग अलग प्रॉपर्टीज में और फिर इन प्रॉपर्टीज का एक्सचेंज करते हो, राइट। ठीक है, तो इन सबको कॉम्बैट करने में FATF अपनी पॉलिसी मेकिंग देता है। एंड अभी हमने देख लिया उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है। आगे बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस्ड बाय FATF। सो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है ऐसा वगैरह, राइट। जैसे ही आप इसके मेंबर बनते हो रिकमेंडेशंस बाइंडिंग हो जाती है बाय डिफॉल्ट। सो जो उसकी पॉलिसी मेकिंग है उस पर उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना डिसीजन मेकिंग में। क्यों? बिकॉज फर्स्ट इट प्रोजेक्ट इंटरेस्ट ऑफ सिलेक्टेड नेशंस। So critics believe that on behalf of the interest of a few, which we saw कि G7 ने सबसे पहले इस policy making body को बनाई to counter their arch enemies बोल ले, है ना, right? And now
it is serving some well of members. हाँ sir, नीचे नीचे. Now it's serving some well of members such as EU, US, etc. and poses regulations that are illegitimate and costly for others. Then we have lack of transparency in working. So meetings of the group are carried out behind closed doors and deliberations are not publicized. FATF has also penalized countries that have disclosed the content of its meetings. And then we have difficulty in domestic coordination. So पहले तो हमने देख लिया decision making में problem आ रहा है. Third उसकी implementation को लेके. What the large part of this difficulty arises from the challenges in reaching a mutual understanding of what the FATF recommendations means and how a country should judge its performance relative to the recommendations. Then we have capacity constraints of countries. So, for example, अभी crypto की बात कर रहे थे, right? So, FATF says कि आप उसको होने दो. It is a decentralized method, but आपको उसका illicit use जो है उसको ban करना है. इतनी कैपेसिटी डेवलपिंग नेशंस में है नहीं, and that is why this capacity constraint led to crypto being used as a money laundering tool. Moving on, we have operational challenges. So inadequate, weak and selective enforcement of AML CFT provisions, unclear confiscation of properties and assets of the jurisdiction which have been placed or which are committing the acts of money laundering or terrorist financing. So ये थोड़े बहुत significant challenges अभी भी FATF maintain करता है. Strategic priorities अभी जो release करी FATF की वो क्या है? First is strengthening the FATF global network, where it means कि यहाँ पे information sharing भी सही से होने चाहिए. And second, जो banking system है उसको एक legitimate method में एक पैटर्न में उसको इंटीग्रेट करना है, so that एक अच्छी मॉनिटरिंग हो पाए while maintaining privacy. Then enhance international beneficial ownership transparency, ensure sustainable funding for FATF strategic priorities. Then leverage digital transformation, right? So cryptocurrency, this is a digital wave, right? But उसका transformation अगर positive रहेगा, then thing is beneficial. Moving, it is increased capabilities to more effectively recover criminal assets. So not only आप उसको recommend करो, but जो damages हो सके उसके पैरेलल आपको उससे recover भी करना चाहिए, जो अभी FATF में है नहीं. And then we have FATF system of mutual evaluations. So as we saw, mutual evaluation ऊपर एक round है जिसमें एक तरीके से जिस country के ऊपर करना है वो बीच में बैठा है और round table है उसके आसपास जिसपे सारे other members बैठे हुए deliberate कर रहे हैं कि whether this country has a proper policy to counter terrorist financing or money laundering or not, right? So उस system को थोड़ा सा improve करना है. Why? Because not only we have seen that there are some rich countries, there are some developed nations which in their capacity are thinking developing nations वो कर लेंगे, but ऐसा होता नहीं है, right? So जो decision making के हमने 2 points देखे, the first was kind of preferring the well-off countries, and second, lack of transparency because the meetings are not disclosed in public. Then we came on implementation part where we have difficulty in domestic coordination, we have capacity constraint of countries, and then we have operational challenges जहाँ पे FATF या तो सही से confiscation नहीं कर पा रहा है या जो penalty लगा रहा है वो ineffective है, and the money laundering and such activities are still being carried on. Example, Pakistan में देख रहे हैं, right? So then we have new age challenges. So that includes bitcoins and cyber currency, illegal trafficking of wildlife as a source of funding, use of artificial intelligence in terror attacks, and biowarfare have emerged as part of the wider challenge of coronavirus pandemic. So illegal trafficking of wildlife से important एक वो है prelim sort of question. किसी organization ने एक रिपोर्ट से रिलीज करी थी illegal trafficking of wildlife को लेके, कौन सी थी वो? इंटरपोल. एक्चुअली इंटरपोल ने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी जिसमें उसने बताया था कि वाइल्ड लाइफ कैसा सॉरी अभी क्या प्रैक्टिसेस हो रही है इलीगल ट्रैफिकिंग.
So आगे चलते हैं. So again FATF को कैसे improve करना है? So there are some suggestions given. First way forward में क्या है? Better regulatory framework. So continue to broaden regulatory frameworks to include non-financial sectors, ensuring adequate supervision, implementation of adequate proportionate and decisive sanctions when needed. So एक common observation I think हम सब ने करा होगा कि despite corona we saw that there was a fall in prices of land, right? पर उसके बाद वो fall की वजह rise ही होता गया. जैसे जैसे इकोनॉमी या फिर जैसे जैसे कंस्टेंट आ रहे उसके बाद भी द लैंड प्राइस वाज इंक्रीजिंग. द रीजन वाज बिकॉज हुंडी में जितने भी लोग इन्वॉल्व रहते हैं दे आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट. बहुत सारे लोग भग गए तो उन्होंने लैंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. और फिर नीति मैम ने जो पिछले उसमें मॉरिस कॉइन की बात करी, राइट? सो मॉरिस कॉइन में भी यही हो रहा था. व्हाट हैपेंड कि उन्होंने कॉइन तो डेवलप कर लिया बट आफ्टर दैट ऑल द फंड दैट वाज पुल्ड वाज यूज्ड टू इन्वेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टीज और वो कॉइन कभी लिस्ट नहीं हुआ. तो इस तरीके की जो चीजें हो रही है उसको कैप्चर करना है एंड द मेन पॉइंट भी नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स को भी इंक्लूड करना है अपने रेगुलेशन. Then we need improved international cooperation. So countries should establish dedicated liaison officers overseas to facilitate exchanges and joint investigation into complex cases involving multiple jurisdictions. Then better compliance mechanism. So compliance with AML CAFT legislation requires a multi-layered and coordinated response from financial institutions and government. So अकेला अब एक ऑर्गेनाइजेशन ही चाहिए जो कि रिपोर्ट कर रही हो या कोऑर्डिनेट कर रही हो. नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो कि टैंट्रम में चले एक दूसरे के साथ, सॉरी सिनर्जी में चले एक दूसरे के साथ टू कंप्लायंट विद द पॉलिसी डिसीजंस ऑफ FATF. Enhance cooperation with private sector, so it will provide ability to better identify, understand, manage of money laundering, terror financing, greater audibility and accountability, and most importantly, it will reduce the cost and maximize human resources to more complex areas of AML. And then adopting new technologies such as AI, data analytics, etc., to improve the speed, quality, and efficiency of measures. इंडिया ने अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव्स लेके रखे? सो पहला है PMLA जो हमने पास करके रखा हुआ है, उसी में हम अमेंड करते थे. सेकेंड वी हैव व्हाट अ स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू नो योर कस्टमर्स प्रोसीजर्स. Then enactment of Fugitive Economic Offenders Act in 2018, Anti-Black Money Act of 2015, followed by demonetization, and then new compliance regime brought in by the Financial Intelligence Unit for banks and other financial institutions. So FIU कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस, मिनिस्ट्री फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना? हाँ सर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर FIU directly over looking at FATF implementations. Alright, हाँ तो ये था FATF के बारे में. किसी को कुछ और ऐड करना है क्या इसमें? हाँ इसमें एक और हाँ सॉरी भूल गया था. सो FATF की रीजनल वो भी रहती है बॉडीज, राइट? सो अबाउट 9 रीजनल बॉडीज है जिसमें से इंडिया पैसिफिक वाली जो है वेयर इंडिया इज अ पार्ट ऑफ, राइट? सो FATF ने अलग अलग जुरिस्डिक्शन रीजनल जुरिस्डिक्शन बना के रखे हैं, राइट? तो इंडिया जिसमें आता है वो एशिया पैसिफिक ग्रुप है, ठीक है? तो वो एक याद रखना. एक हायरार्की वाले उसमें देखें तो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ FATF. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ APG व्हिच इज अ मेंबर ऑफ या सब बॉडी ऑफ FATF. और एक हुंडी के बारे में तो थोड़ा सा पता सबको रखना चाहिए, है ना? हुंडी प्रीलिम्स में 2 बार आ चुका है एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है थोड़ा सा मेंस. ठीक है. ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं अफ्स्पा पे. तो नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव से थोड़ा इम्पोर्टेंट है. Recently, the Union government has partially withdrawn the AFSPA 1958 from 3 parts of northeastern states, Assam, Nagaland and Manipur. ठीक है. तो मैं बता सकता हूँ AFSPA पहली बार फोर्स में कब आया था? मतलब कौन से स्टेट में आया था? नागालैंड. करेक्ट. तो नागालैंड में जो इंसर्जेंट एक्टिविटीज हो रही थी उनको कंट्रोल करने के लिए AFSPA लाया गया था.
इंटरनल सिक्योरिटी में आप आई थिंक डिटेल में पढ़ते हो उसके बारे में. So AFSPA grants extraordinary powers and immunity to the armed forces to bring order to the disturbed area. अब disturbed area होता क्या? So this is one area declared by the notification under section 3 of the AFSPA Act. ठीक है, उसके अंदर section 3 के अंदर ये define होता है. और the area can be disturbed due to differences or dispute between group of different religious, racial, language or regional group, caste or community. ठीक है, so एक बहुत ही wide encompassing definition दी गई है disturbed area के लिए. अब ये एक सवाल होता है कि declare कौन करता है? तो the central government or the governor of the state or the administrator of the state can declare. The part or the whole of the state or union territory is disturbed area. तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नर ऑफ द स्टेट या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ये लोग डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक है, सो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना. सेक्शन 4 के अंदर लीगल इम्यूनिटी दी गई है आर्म फोर्सेस के पर्सनल्स को फॉर देयर एक्शंस. ठीक है, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, स्टॉप एंड सर्च कर सकते हैं व्हीकल को. ऐसे मतलब पावर्स दी गए हैं जो कि जनरली हमारी फोर्सेस को नहीं मिलती अगर वो और किसी स्टेट में होती तो. ठीक है, सो ये काफी वाइड रीचिंग पावर है, बट नेशनल सिक्योरिटी और उनकी लाइफ एंड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये पावर्स उनको दी गई है. तो प्रेजेंटली AFSPA इज ऑपरेशन इन असम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नागालैंड, मणिपुर एंड पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, सो इतना निटिग्रिटी में जाने की जरूरत नहीं है कि कौन से स्टेट में कितने पार्ट में है, बस ब्रॉडली आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये स्टेट्स है, यहाँ पे अभी लग रहा है. So Jammu Kashmir and Ladakh were brought under the act by the Armed Force Jammu Kashmir Special Power Act. ठीक है, तो AFSPA का एक अलग वेरिएंट बनाया गया था जम्मू कश्मीर रीजन के लिए 1990 में. ठीक है, जब वहां पे मिलिटेंसी बढ़ा था तब अलग से एक ये एक्ट में वेरिएशन लाके उस एरिया के अलग से ये AFSPA बनाया था. ठीक है, नेक्स्ट AFSPA इन द नॉर्थ ईस्ट. तो इंसर्जेंसी जो थी 1950s के अंदर नागालैंड जो एरिया था, तब नागालैंड इंडिपेंडेंट वो नहीं था, स्टेट नहीं था, इट वॉज पार्ट ऑफ असम ओनली. ठीक है, सो तब उस इंसर्जेंसी को क्वेल करने के लिए पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया था. ठीक है, बाद में जब ये इंसर्जेंसी और स्टेट में फैलने लगी तो ये इसका फोर्स भी और स्टेट में बढ़ने लगा. ठीक है, सो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हो तो वहां तो आई थिंक आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा. ठीक है, कि मणिपुर में क्या इश्यू चल रहा था लार्जली. NNC नागा नेशनल काउंसिल. ठीक है, तो ये एक मिलिटेंट फ्रंट बन के निकला था, बाद में ये ब्रेक डाउन हो गया और फिर हमने देखा NSCN में भी फिर दो फ्रैक्चर्स हो गए थे, आईसैक मूविया और खापला. ठीक है, तो आईसैक मूविया ने तो इंडिया के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लिया, लेकिन जो खापलांग है जो कि म्यांमार बॉर्डर से इंडियन फोर्सेस पर अटैक करता है, तो वो अभी भी कंटिन्यूसली इंडियन फोर्सेस के साथ कन्फ्लिक्ट में रहता है. ठीक है, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है और क्यों उनका राइज हुआ. नेक्स्ट, एक्सटेंशन इन द नॉर्थ ईस्ट. सो अ सेसेशनिस्ट एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट started sprouting in other northeastern states. AFSPA started being extended and imposed in other states as well. ठीक है, तो स्टार्ट ये नागालैंड से होता, बट धीरे धीरे इंसर्जेंट मूवमेंट बाकी एरियाज में भी स्प्रेड किए. वो होता है ना, कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है. तो एक जगह जब चीज होने लगी तो ये बाकी स्टेट्स में भी ये चीज इंसर्जेंट एक्टिविटीज बढ़ने लगी, जिसको देखते हुए फिर गवर्नमेंट को AFSPA को भी एक्सटेंड करना पड़ा. ठीक है, सो ये मैप देख लेना, वेयर AFSPA इज आउट एंड वेयर इट रिमेन्स. तो ये पार्शियली लिफ्टेड वाले एरियाज है, डॉटेड में देख पा रहे हो कि AFSPA इन फोर्स ये इन एरियाज में थोड़ा सा देख लेना, जैसे त्रिपुरा और ये अरुणाचल हो गया, यहाँ पर AFSPA नहीं लग रहा, मेघालय में भी नहीं लग रहा है, तो वो देख लेना. नेक्स्ट, ग्रेजुअल विड्रॉल. सो with many militants out for inking peace agreements, joining negotiation, the central government militancy in Northeast has appreciably declined, but still there. तो नागालैंड में अभी भी वो सब इश्यूज चल ही रहे हैं और बहुत सारे एक्सटॉर्शन एक्टिविटीज भी ये लोग चलाते हैं. ठीक है, तो पूरी तरह से अभी वाइप आउट कहना सही नहीं रहेगा, बट हाँ काफी कम हो गया पहले से. नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ AFSPA टू डील विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. ठीक है, सो एक तो ये क्या रहेगा, एक तो ये जो स्टेट्स हैं ये इंडिया का पेरिफेरी में है. ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर टच करते हैं, तो इंडिया डजंट वांट टू लूज आउट
बिकॉज ऑफ द सेसेशनिस्ट मूवमेंट। तो इसलिए जितने भी इंसर्जेंट है उनको क्वेल करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर चाहिए टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए। तो दैट्स व्हाई दिस पावर हैज बीन एक्सटेंडेड। ठीक है, सो उसमें नेसेसरी टू डील विद इंसर्जेंसी एंड टू प्रिवेंट सिक्योरिटी गैप। ठीक है, तो इन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना डेवलप नहीं है। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पे रहने वाले लोगों के पास इजीली पहुंच नहीं पाती, इसीलिए इंसर्जेंट जो है ज्यादा इजीली इन लोगों को रिक्रूट कर पाते हैं अपने टेररिस्ट इंटेंशंस के अंदर। ठीक है, तो उस सिक्योरिटी गैप को प्लग इन करने के लिए इनको इतनी पावर दी गई है। नेक्स्ट रीजन क्या है अपोजिशन का? तो ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स में देखने को मिले। अभी रिसेंटली भी हमने देखा था नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट में 14 विलेजर्स वर किल्ड, और अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है तो उसमें जो SIT बैठाई थी, आई थिंक जो कोर्ट था उसने, तो उसमें पाया गया था कि वो एनकाउंटर जो थे वो ड्यूबियस थे, मतलब फेक एनकाउंटर्स किए गए थे। ठीक है, सो अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट में अराउंड 1528 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग टुक प्लेस इन मणिपुर। तो इसके लिए PIL फाइल हो रखी है विद इन द पीरियड ऑफ 12 years। तो ये थोड़ा सा एक शॉकिंग फैक्ट है इस चीज के बारे में, जिसकी वजह से एक सीरियसली इसको असेस करने की जरूरत है। नेक्स्ट, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, स्पेशली आर्टिकल 22, जिसके अंदर ये चीज स्पेसिफिकली बोला गया है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। ठीक है, कि आप अरेस्ट होते हो तो आपको ग्राउंड बताना पड़ता है कि किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया गया है, और आपको एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पेश किया करना होता है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। लेकिन इस अफ्पा के अंदर कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दी जाती है आर्म फोर्सेस को, जैसे कि बिना किसी वारंट के वो आपका व्हीकल सर्च कर सकते हैं, सिर्फ शक के बिना पर आपको कस्टडी में ले सकते हैं। तो वो बहुत सारे पावर जो है हमारी फोर्स को मिल जाता है, जो कि जनरली बाकी और स्टेट्स में नहीं मिलती। नेक्स्ट, ब्लैंकेट इम्यूनिटी टू सिक्योरिटी पर्सनल। तो ये एक सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि एक लूप होल है, जिसको कई बार यूज करके वायलेशन किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा। ठीक है, तो दीज आर द रीजंस दैट पीपल आर स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट आर अपोजिंग अफ्पा। इफ यू रिमेम्बर, एक आयरन लेडी थी कॉल्ड इरोम शर्मिला, उन्होंने आई थिंक 14 years पास किया था अगेंस्ट अफ्पा, बट अल्टीमेटली अनसक्सेसफुल। एनीवेज गवर्नमेंट ने रियलाइज किया और धीरे धीरे इसको विड्रॉ कर रही है उस पर। स्टेप्स टेकन बाय वेरियस एजेंसी टू रीच अ मिडिल ग्राउंड। तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वर्डिक्ट्स आए हैं इसके अंदर, जिससे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक अनचेक्ड या एक अल्ट्रा वायरस जो हो जा रहे थे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, वो कहीं ना कहीं स्टॉप किया गया है, उसको अरेस्ट किया गया है। सो नागाज पीपल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998, the Supreme Court held that act cannot be considered violative of the Constitution, and power conferred under Section 4 and 5 of the Act are not arbitrary, unreasonable, and therefore not in violation of the Constitution. Okay. But the Supreme Court held that army personnel are required to follow minimum force under Section 4 against suspected violating prohibitive orders. Also, the Act has reviewed 6 months by the state. ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं एक तरीके से लीवे दे दिया गया था पार्लियामेंट के अफसर को पास करने को। ठीक है, उसको जायज माना था, लेकिन ये चीज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक ऑर्डर का कह सकते हो, या एक टाइप का रिक्वेस्ट ही था कि आप जो है वो मिनिमम फोर्स वाला क्राइटेरिया फॉलो करो, और आपको लगता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा ही कोई इंडिविजुअल एग्रेसिव है और वो अटैक कर सकता है और उसका पूरा शक है, तभी आप फोर्स का इस्तेमाल करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, दूसरा, हर 6 महीने में रिव्यू करो सिचुएशन को, क्या अब जिस एरिया में ये लगाया गया था क्या अब भी ये कोई डिस्टर्ब है या कहना सही रहेगा, तो ये सब चीज देख सकते हो। Alright, so इतना था। नेक्स्ट 2016 में जजमेंट आया, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द आर्म फोर्स एंड पुलिस नॉट टू यूज एक्सेसिव फोर्स और रिटेलिएटरी फोर्स इवन इन एरियाज डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब। ठीक है, नेक्स्ट जुलाई 17 जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट on alleged unlawful encounter killing in Manipur marked an institutional step. The Supreme Court overruled the objections of Center and Army and ordered the CBI to investigate. ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन के पावर दे दी गई थी CBI को, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप लिया
जिससे कि कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी फोर्सेस का एक अनचेक जो नेचर था वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आएगा, ठीक है। ऑल्दो बट स्टिल हम देख रहे हैं कि अभी भी वायलेशन हो ही रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कमिटी, तो बीपी जीवन राम कमिटी इन 2005, द कमिटी वाज ऑफ द व्यू दैट द एक्ट इज इनएडिक्वेट इन सेवरल प्रोविजन। द कमिटी also said that the law must be reviewed and security forces must be brought under the purview of ordinary criminal law rather than under army law, ठीक है। तो ये देख लेना, ये ऑर्डिनरी लॉ के अंदर आना चाहिए। नेक्स्ट संतोष हेगड़े कमिटी था 2013 का। द कमिटी वाज ऑफ द व्यू दैट इफ ग्रेटर पावर वाज given then greater would be the restraint and stricter would be the mechanism to misuse or abuse। तो दोनों जो कमिटीज थी, बीपी जीवन राम कमेटी और संतोष हेगड़े कमेटी, दोनों ने यही चीज बोला था कि कहीं ना कहीं जो अनचेक नेचर है फोर्सेस का इन एक्ट के अंदर उसको चेक करने की जरूरत है, ठीक है। फिर अदर प्रोमिनेंट रिफॉर्म्स, तो ये जो सेकेंड एआरसी थी इसने बहुत डिटेल में ना ये पूरा नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के बारे में बोला है। तो उसका ये 5th रिपोर्ट था of second ARC on the public order has recommended the repeal of AFSPA, ठीक है। So both the National Human Rights Commission and Supreme Court in 2014 have laid down the guideline to be followed by the state in case of encounter day. Activists such as Hirom Sharmila had protested against the existence of AFSPA. She undertook a 16-year-long hunger strike, ठीक है। Ironically ये जब इलेक्शन में खड़ी हुई थी अपना फास्ट तोड़ के, तब इनकी पार्टी को शायद एक भी सीट नहीं मिली थी। तो 16 साल कह सकते हैं कि एकदम वेस्ट चले गए इनके। एनीवेज बड़ी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी बन गई थी उस प्रोटेस्ट की वजह से। तो इसमें इतना ही था। नेक्स्ट वे अहेड देख लेते हैं। एंश्योर जस्टिस फॉर विक्टिम्स, ठीक है। सो जितने भी विक्टिम्स हैं जस्ट बिकॉज ये इम्यूनिटी मिली हुई थी तो कोई जस्टिस नहीं मिल रहा था उनको, ठीक है। तो वो हम लोग कर सकते हैं कि उनको एटलीस्ट जस्टिस मिले। नेक्स्ट बिल्डिंग ट्रस्ट अमंग द पॉपुलस, लोगों के बीच में ट्रस्ट बनाए ताकि वो जो डेफिसिट है फोर्सेस और पीपल के बीच में वो कम हो। नेक्स्ट केस बाय केस बेसिस एप्लीकेशन, तो ऐसा नहीं कि कोई ब्लैंकेट इम्पोजिशन हो जाना चाहिए अफस्पा का, और रिव्यू होता रहना चाहिए। ये चीज जो हमारी मॉनिटरिंग एजेंसी है उनको भी विजिट करके चेक करना चाहिए कि क्या अफस्पा जो है वो प्रॉपरली यूज हो रहा है, कहीं उसका मैल एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेंथनिंग लोकल लेवल न्यू लॉ ऑर्डर मशीनरी, ठीक है। तो अफस्पा को अगर हटाना है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी तो इंश्योर करनी पड़ेगी। तो वो आप कैसे कर सकते हो, वहां की जो लोकल स्टेट पुलिस है उनको ज्यादा एम्पावर कर दो, ठीक है। तो धीरे धीरे अफस्पा अपना आप विड्रॉ हो सकता है अगर आप उसकी जगह कोई और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है तो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टू इंश्योर नॉर्मलसी, तो इंडिया का एक्टिव पॉलिसी है, बहुत सारे हम लोग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उससे हम लोग नॉर्मलसी इंश्योर करेंगे तभी हम लोग बाकी जो हम इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंस देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की उसको ट्रूली अचीव कर पाएंगे, ठीक है। सो ये था अफस्पा के बारे में। किसी को कुछ और ऐड करना है इसमें? हाँ, सेकंड एआरसी ने क्या रिकमेंड करा, अफस्पा को रखना चाहिए क्या हटा देना चाहिए? रिपील के लिए बोला ना। रिपील के लिए अफस्पा, हाँ इनका रिपोर्ट देख लेना, काफी अच्छा लिखा हुआ, मतलब वो मोस्ट ऑफ द थिंग दैट दे हैव रिटन इन द एआरसी स्टिल स्टैंड्स ट्रू, ठीक है। इतना या तो कह सकते हैं कि इतना क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट था, ये इतनी लेथार्जिक गवर्नमेंट थी कि अभी तक वो चीज प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। ऑलराइट, सो